जय हिंद जय हिंद। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम जब भी पूछेगा तो ऑप्शन बी लगा दीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण। किरचॉफ का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण। किरचॉफ का दूसरा नियम, धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल नियत होता है। किसने बोला? किरचॉफ। धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल नियत होता है। किसी बंद परिपथ में अगर आई धारा जा रही है और आर प्रतिरोध है तो धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है? नियत हो, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। जिस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित था। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगर आप नीट और जेई वाले रहते तो इस पर बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल आता है, ये रुला देता है इसका न्यूमेरिकल। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे रुला देता है वैसे हो जाता है। तो इसमें मिसिंग करंट का पूछ देता है या करंट को डिवाइड कर देता है। बट आप लोग के सिलेबस में वो कभी इससे न्यूमेरिकल आज तक नहीं पूछा, और पूछ दिया ना तो बनबो नहीं करेगा उससे। रीजन क्या है ना कि टाइमिंग उसी हिसाब से मैनेज करके देता है आप लोग को। ठीक है, तो ऊर्जा किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संगत धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है? नियत होता है। धारा एवं संगत प्रतिरोध का गुणनफल नियत होता है। आगे बढ़ जाएं, ट्रांसफार्मर देखना है। क्या देखना है? ट्रांसफार्मर। आगे बढ़े, चलिए तो हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। क्या होता है ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर देखिए, ट्रांसफार्मर में किसी भी तरह का कोई ट्रांसफार्मर, ठीक लिखा है? ट्रांसफार्मर पढ़ना हम लोग। हाँ, बिंदी टिकिया लगा दिए। जिसको भी दिक्कत, अब तो सही हो गया। अब कोई बता दे। आगे बढ़े, ज्यादा ही बिंदी लगा दिए, फाउंडेशन लगाए हैं। पूरा बराबर हो गया यहाँ पे, नहीं देख रहे? पूरा बढ़िया से हो गया। ये फाउंडेशन बैच है ना, तो क्या लगाए हैं? फाउंडेशन। दीवार पे भी तो फाउंडेशन लगाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? पुट्टी। पुट्टी, हाँ। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। कैसा है? स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक मतलब स्थिर रहता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। तो ट्रांसफार्मर में एक स्थैतिक यानी स्टैटिक डिवाइस है, इसमें किसी भी तरह का मूविंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ये हमेशा वर्क करता है तो ये पावर को कांस्टेंट रखता है। किसे कांस्टेंट रखता है? पावर कांस्टेंट रखता है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर I इंटू भी। P बराबर I भी, P बराबर I भी। अब तुम ध्यान से देखो, P बराबर I भी। अब आपका ट्रांसफार्मर का कहना है कि हम पावर को कांस्टेंट रखेंगे, पावर को बढ़ने घटने नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए ये धारा को घटा देगा, तभी ना ये कांस्टेंट रह पाएगा। इसका कहना है कि पावर को हम ना बढ़ने देंगे ना घटने देंगे, और आप इधर वोल्टेज बढ़ाइएगा तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा घटा देगा। लेकिन अगर मान के चलिए आपने वोल्टेज घटाया तो धारा बढ़ा देगा, धारा बढ़ा दे। तो ट्रांसफार्मर का काम होता है कि पावर कांस्टेंट रखना। इसी वजह से वह धारा और वोल्टेज के साथ उल्टा रिलेशन रखता है। अगर धारा बढ़ाएगा तो वोल्टेज घटाएगा, धारा घटाएगा तो वोल्टेज बढ़ा देगा। लेकिन ट्रांसफार्मर को अगर आप बात करें तो काम किस पे करता है? तो ट्रांसफार्मर का मेन वर्किंग होता है वोल्टेज कंट्रोल। क्या काम होता है? वोल्टेज कंट्रोल। ये वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है, जिस कारण धारा भी बढ़ और घट जाती है। लेकिन कांस्टेंट क्या रहेगा? पावर। कांस्टेंट क्या रहेगा? पावर। और आवृत्ति चेंज नहीं होती है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। ट्रांसफार्मर जब भी काम करेगा एसी करंट पे काम करेगा, डीसी करंट दे देंगे ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ट्रांसफार्मर डीसी करंट पे काम नहीं कर सकता। ट्रांसफार्मर जब भी काम करेगा एसी करंट पर काम करेगा। किसी को कोई दिक्कत? ट्रांसफार्मर किस पे काम करेगा? एसी करंट। एसी करंट पर काम करता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ट्रांसफार्मर के अंदर एक ऑयल भरा होता है जिसे कहते हैं नेफ्था ऑयल। ट्रांसफार्मर में कौन सा ऑयल? नेफ्था ऑयल। बहुत भारी ऑयल होता है और उसमें इंसुलेशन का भी काम करता है ट्रांसफार्मर का ऑयल। ट्रांसफार्मर के पास जाइएगा तो एक आवाज़ आएगा, एक साउंड आएगा जिसे हमिंग साउंड कहते हैं। क्या कहेंगे?
हमिंग साउंड कहते हैं। झंझनाहट की आवाज आएगी उसे क्या कहेंगे? हमिंग साउंड कहते हैं। इसमें कौन सा ऑयल भरा होता है? नेफ्था ऑयल बना। ये एसी पे काम करेगा या डीसी पे? एसी पे। ट्रांसफार्मर में फंसते कहाँ हैं? इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? प्रिंसिपल समझते हैं? सिद्धांत। म्यूचुअल इंडक्शन। किस पर? म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्शन। इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है? स्वप्रेरण। स्वप्रेरण, प्रेरण, स्वप्रेरण। म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है कौन? ट्रांसफार्मर। यहीं से सवाल पूछता है किस पे काम करता है। जैसे स्वप्रेरण का मतलब होता है ट्रांसफार्मर में दो ठो कॉइल होता है, एक प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। स्वप्रेरण का मतलब होता है कि इसको अगर कोई छेड़छाड़ करिएगा तो ये अपना वैल्यू बदल देगा, इसको बढ़ाइए घटाइएगा तो ये भी बढ़ने घटने लगता है, ये भी चेंज होने लगता है। यानी इधर चेंज कीजिएगा, एक रात देखा देखी ये बदल जाएगा, सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्फ। तो ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? सेल्फ इंडक्शन। इसके लिए दो कॉइल का जरूरी होना है, प्राथमिक और द्वितीयक, फर्स्ट एंड सेकेंड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एगो पे काम करेगा तो इंडक्शन होगा ही नहीं। इसके बीच में नर्म लोहा भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? नर्म लोहा। तो ट्रांसफार्मर के बीच वाले भाग को हम ट्रांसफार्मर का कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। तो कोर में क्या भरा जाता है? ट्रांसफार्मर के कोर में क्या होता है? नर्म लोहा। क्या होता है? नर्म लोहा। क्या भरा होता है? नर्म लोहा। हालांकि वहां पर स्टील का भी यूज हो जाता है, लेकिन वहां पर स्टील जो यूज होता है तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है? नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करेगा? सेल्फ इंडक्शन। ट्रांसफार्मर किस पे काम करेगा? अरे बाबू गलती लिख दी है यहाँ पे, सेल्फ इंडक्शन नहीं होता है, ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ये तो सही लिखा है इंग्लिश, इसका हिंदी गलत है। अन्योन्य प्रेरण होता है। अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण। इसका हिंदी क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण। म्यूचुअल इंडक्शन का हिंदी क्या होता है? अन्योन्य। सेल्फ इंडक्शन का होता है म्यूचुअल इंडक्शन। हम गलती हिंदी क्या लिख दिए थे? गलती। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होगा? ट्रांसफार्मर क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करता है? पावर चेंज करेगा? नहीं। पावर को क्या रखेगा? कांस्टेंट। ट्रांसफार्मर बताइए, अगर वोल्टेज बढ़ाए तो धारा, धारा को क्या कर देगा? घटा देगा। धारा को क्या कर देगा? घटा देगा। और अगर वोल्टेज कम किया तो धारा को बढ़ा देगा। धारा को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। किसी को दिक्कत? एसी पे या डीसी पे? हाँ, एसी पे काम करता है। किस पे काम करेगा? एसी पे काम। डीसी पे काम करेगा? डीसी पे काम नहीं करता। ट्रांसफार्मर का ऑयल क्या होता है? साउंड को सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन, हिंदी में स्वप्रेरण या अन्योन्य प्रेरण। हाँ, अन्य। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? नर्म लोहा का। ट्रांसफार्मर की अगर रेटिंग करने की बात आएगी, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस पे किया जाता है? तो किलो केवी, किलो वोल्ट एम्पियर। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर की क्षमता निकालना है, क्या निकालना है? क्षमता, पावर निकालना है, तो किस में निकालते हैं? किलो वाट। ट्रांसफार्मर की क्षमता, ट्रांसफार्मर की क्षमता किलो वाट। कैसे? देखो ध्यान से, पावर क्षमता को किस में नापते हैं? वाट में। और बड़ा क्षमता रहेगा तो किलो वाट, नॉर्मल रहेगा तो वाट, और बड़ा रहेगा तो किलो वाट। तो भाई भैया ट्रांसफार्मर कोई नॉर्मल चीज़ थोड़ी होती है, बड़ी होती है, इसलिए उसको किस में नापते हैं? किलो वाट। तो ट्रांसफार्मर की क्षमता को किलो वाट, लेकिन उसकी रेटिंग नापते हैं किलो वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर। क्षमता को किस में नापते हैं? किलो वाट। क्षमता, रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर। किसी को दिक्कत? ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी कॉइल हो गया और ये सेकेंडरी, यानी ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया। और बीच में कौन सा लोहा? ऑयल कौन सा? एसी पे या डीसी पर? एसी या डीसी? एसी पर काम करता है। ट्रांसफार्मर समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ट्रांसफार्मर में जो साउंड आता है वो क्या होता है? इसमें ट्रांसफार्मर है जी? कहीं नहीं है इसमें। ट्रांसफार्मर देख लेते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर तो देखे होंगे आप लोग।
ये क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर डालेंगे ना तो ये फिल्म दे देगा एगो ट्रांसफार्मर। तो इससे पहले बार लिखते हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिक, हाँ भाई, ना तो फिल्म बनीला ऐसा अमेरिका वाला। क्या नाम है फिल्म का? ट्रांसफार्मर रख ले ऐसे, फिल्म का नाम रख ले ऐसे ट्रांसफार्मर। इसमें सब चीज़ दिखे तब तो। ये दिख गया ट्रांसफार्मर, अंदर से ऐसे ही दिखता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में ऑयल टैंक होता है बाबू, क्या रखने के लिए? नेफ्था ऑयल। ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा ऑयल भरा होता है? नेफ्था ऑयल। ट्रांसफार्मर इसमें आया ही नहीं जी। चलिए देखते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर को। किधर गया ट्रांसफार्मर? ये रहा ट्रांसफार्मर, ज़्यादा ठीक है ये। देखिए ये ट्रांसफार्मर, इसमें कोई मूवमेंट करने वाला भाग होता है? इसमें कोई भी मूविंग पार्ट होता है? नहीं। ट्रांसफार्मर एक खाली ड्राम होता है। ड्राम आजकल इतना बदनाम हो गया कि बोलने में भी डर लग रहा है, खाली ड्राम हो गया। ट्रांसफार्मर क्या है? खाली ड्राम है। यही है ट्रांसफार्मर, ये है ट्रांसफार्मर। और जो उतना बड़का झंझट देख रहे थे ना, वो कपड़ा पहन ले, इसी को कपड़ा पहना दीजिएगा ना तो वो दिखने लगेगा उस टाइप का। यही है ट्रांसफार्मर, समझ में गया? इसका कोर जो बीच वाला है किस चीज़ का होता है? नर्म लोहा। अब बाहर कॉइल किसकी होती है? कॉपर की। ये बाहर जो तार लपेटा है कॉपर, अंदर जो कोर होता है नर्म लोहा, अंदर का कोर, ये कॉइलिंग, हाँ कॉपर। अब इसको खुले में छोड़ दीजिएगा, बारिश उरिश आ गया, भीग गया, पानी लग गया तो आपस में टच हो जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसको ढक देते हैं और ऐसे चीज़ से ढकते हैं कि बीच में इसका करंट उसमें ना जाए। तो कपड़ा लगा के ढक सकते हैं, वो भी करंट नहीं भेजेगा, लेकिन भीग गया तब और लहक गया तब दिक्कत हो जाएगा। तो नेफ्था ऑयल भर देते हैं, नेफ्था ऑयल से करंट इधर से उधर नहीं जाता है। तो इसको एक ड्राम में पैक कर देते हैं। इसको किस में उतार देते हैं? ड्राम में। हो गया, ड्राम में काम खत्म, पैक, ड्राम में पैक हो गया। इसको किसमें भर दिया? ड्राम में पैक। अब ध्यान से देखो ना, ड्राम में तो है एगो, ऐसी में उसको उतार दिया गया और उसका फेज निकाल दिया गया बाहर। 1 2 3, 3 टर्मिनल निकाल दिया। और इसमें क्या भर देंगे? ऑयल। क्या भर देंगे? ऑयल भरना जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है ऑयल भरना। ऑयल नहीं भरेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या भर देते हैं? लबालब ऑयल भर देते हैं। इसे ऑयल भर दिए। अब देखो, जब हम इसमें ऑयल भरेंगे तो एक टाइम आएगा कि ये ऑयल हल्का सा उड़ जाए, कम हो जाए। कम हो सकता है ऑयल भाई, कुछ समय के बाद तो ऑयल उड़ जाएगा। इसलिए इसमें ना एगो एक्स्ट्रा ऑयल का टैंक भरते हैं। इसे बैलेस्ट टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेस्ट टैंक। कौन सा टैंक? बैलेस्ट टैंक रखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सा टैंक? बैलेस्ट टैंक रखते हैं कि जब इसमें फ्यूल कम होगा तो इसमें जो भरा रहेगा वो इसमें से वापस आके इसमें कम। समझ में आ गया? या गर्मी के दिन में अगर ये खौलने लगे, क्या लगे? खौलने लगे, तो इसमें इसका तेल वापस किस में जाएगा? बैलेस्ट। इसलिए बैलेस्ट टैंक को पूरा नहीं भरा जाता है, बैलेस्ट टैंक को आधा भरा जाता है। जब आप ट्रेड पढ़िएगा, ट्रेड, तो उसमें इसको पढ़ना होगा कि इसका एक एक पार्ट पुर्जा अभी के हिसाब से जो आपका काम है वो यहाँ तक का है। मतलब ये सब
ये। लेकिन जो ट्रेड पढ़ेंगे उनमें पूरा पढ़ना पड़ेगा कि बुकुज रिले का काम क्या होता है, मर्करी कोलिंग उसमें क्या करेंगे, हमिंग साउंड को रोकने के लिए क्या किया जाता है, सबका अलग अलग टर्मिनल यूज क्या है। तो बताइए बैलेस्ट टैंक को पूरा भरा जाता है या आधा? पूरा क्यों नहीं भरते? एक्सपेंशन के लिए जगह मिल जाए। एक्सपेंशन के लिए क्या मिल सके? एक्सपेंशन के लिए क्या चाहिए भैया? उसको जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस एक्सपेंशन के लिए इसे जगह चाहिए। तो इसका अगर ऑयल भर जाएगा तो एक्सपेंस होने मतलब फैलने के लिए कहाँ चला जाएगा? बैलेस्ट टैंक में। अब बैलेस्ट टैंक कैसा भरा होता है? आधा। तो ठंडी के दिन में जब ये बैठेगा तो खाली जगह को पूरा कर देगा या आधा आके, और गर्मी के दिन में खोलेगा तो ये जाके उसको कर देगा। ब्लास्ट नहीं होगा, ब्लास्ट नहीं होगा ना, ब्लास्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। ब्लास्ट ना हो इसलिए इसके बाद एक बार देखिएगा ना, एग्जॉस्ट के लिए दिया रहता है यहाँ पे। बैलेस्ट टैंक समझ में आ गया? बैलेस्ट टैंक में एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता है। हम लोग यहाँ पर मॉइस्चराइजर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ देखिए एक ट्रैप लगा देते हैं कि जब हवा इधर से जाए तो इसमें जेल होता है जिसमें हवा की नमी स्टोर हो जाए। तो ये ट्रेड और रेट जब पढ़ाएंगे लोग तो अब आप देखेंगे ALP वगैरह बैच जब करेंगे ना, तो अभी ALP का तो बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें जो उनको ALP का क्लास करना होगा वो लोग को जिनका इलेक्ट्रिक ट्रेड होगा वहाँ पर एकदम डिटेल से पढ़ना है ट्रांसफार्मर को, एकदम डिटेल से। ट्रांसफार्मर में होने वाली हानि कौन कौन सी होती है, लोहा हानि, तांबा हानि क्या होता है, हिस्टेसिस लॉस क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें ट्रेड में ज़्यादा पढ़ना है। तो आप में जो लोग रेलवे का ALP का क्लास करेंगे वो लोग के लिए है ALP ऑफलाइन क्लास 22 तारीख से। रेलवे ALP ऑफलाइन 22 तारीख से क्लास। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करेगा? अरे बाबू लोग ध्यान से देखो, मिटा के क्वेश्चन पूछेंगे हम, देख लिए होगे। ट्रांसफार्मर की क्षमता को किसमें नापेंगे? ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किसमें नापेंगे? किलो वोल्ट। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? और कॉइल किसकी होती है? कॉपर। ऑयल कौन सा होता है? आवाज को हमिंग साउंड। साउंड को क्या कहेंगे? हमिंग। पावर को चेंज करेगा? नहीं। फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा? ये मेन किस चीज को कंट्रोल करता है? वोल्टेज। किसे? वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ाएगा तो धारा घटा, और वोल्टेज घटाएगा तो धारा बढ़ जाता है। यहाँ पर AC पे कि DC पे? सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन हिंदी में अन्योन्य प्रेरणा। कितने कुंडली? 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर में ये चीज़ ध्यान रखा जाता है कि सेकेंडरी कॉइल में कितना है, प्राइमरी से हमें उतना मतलब नहीं है, सेकेंडरी में कितना है। जैसे ये प्राइमरी कॉइल है, ये क्या है? नॉर्मल लोहा। ये कौन सा कॉइल है? सेकेंडरी। तो जब कभी सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज़्यादा हो तो इसे कहेंगे स्टेप अप। स्टेप अप, ये हो गया स्टेप अप। अब ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं इनका काम क्या होता है समझिएगा, ये वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। किसे बढ़ाएगा? वोल्टेज को बढ़ा देगा, लेकिन धारा को घटा दो। ये तो ऑब्वियस बात है भाई, क्योंकि पावर को क्या रखना है? कांस्टेंट। तो जैसे वोल्टेज बढ़ाएगा धारा क्या करेगा? घटा दो। वोल्टेज बढ़ाएगा तो धारा घटा दो, वोल्टेज बढ़ाएगा तो धारा घटा दो। वही अगर हम देखेंगे इसको, देखो ये कौन सा कॉइल है? प्राइमरी। ये कोर नॉर, ये सेकेंडरी हो गया। बताइए सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज़्यादा या कम? किससे तुलना करेंगे? प्राइमरी से। तो अगर सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कम रहेगी तो इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहेंगे? स्टेप डाउन। अब जो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये तो हमेशा काम करता है वोल्टेज के लिए, तो ये वोल्टेज को क्या करेगा? वोल्टेज को कम कर देगा। वोल्टेज को कम कर देगा, जिस वजह से ये धारा को बढ़ा देगा। धारा यानी करंट को बढ़ा देगा, करंट को बढ़ा देगा। किसी को कोई दिक्कत?
ट्रांसफार्मर कितने टाइप के? स्टेप अप और स्टेप अप वोल्टेज को, स्टेप डाउन, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप के दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा, स्टेप डाउन के दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कम। बीच का कोर नर्म लोहा, ऑयल, सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल के लिए, इंडक्शन के लिए जरूरी है कि दोनों कॉइलों की संख्या सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम हो गया तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा। तो क्या अगर दोनों कुंडली में फेरों की संख्या समान हो सकती है? हो गई तो काम करेगा। एसी सप्लाई या डीसी? एसी। ट्रांसफार्मर में हमेशा मायने रखता है दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है। दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है। जो ट्रेन होती है ना, इलेक्ट्रिक ट्रेन, जो आजकल तो सब इलेक्ट्रिक ट्रेन आ गई है, तो उसको तेज चलाना है, स्पीड बढ़ाना है, तो वोल्टेज है ना बढ़ाना है जी। तेज चलाना है तो क्या करेंगे? वोल्टेज बढ़ाएंगे। और धीमा चलाना है तो वोल्टेज कम करेंगे। यही होता है जो भी इलेक्ट्रिक से चीज़ें चलती है, तो उनके अंदर भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। जैसे उन्हें वोल्टेज बढ़ाना होता है तो जब वो हैंडल घुमाते हैं ना, तो दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ जाती है। वहाँ पहले से उनके ट्रेन के इंजन में पहले से कुंडली बनी हुई रहती है। पहले से कुंडली क्या होती है? बनी। जैसे वो स्पीड को बढ़ाएगा वो कुंडली जाके जुड़ जाएगी। ये ना कि आपके सामने वो कुंडली बनाएगा, नहीं। मान के चलिए इतना बड़ा सा कुंडली पहले से बना रहेगा। कुंडली मतलब कॉइल, और 4-5 का सेट रहेगा। उनका डिजाइन अलग होता है। ड्राइवर जैसे करेगा, स्पीड थोड़ा और बढ़ाना है तो वो वाला जाके जुड़ जाएगा दूसरी, फिर दूसरी ओर। प्राइमरी में जुड़ेगा कि सेकेंडरी में? सेकेंडरी में जुड़ेगा भैया, तब कि वोल्टेज क्या करना है? बढ़ाना है। ड्राइवर और हैंडल को आगे करेगा तो एक्स्ट्रा जो कुंडली है वो भी जाके क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। तो चिपकते चिपकते कुंडली में फेरों की संख्या क्या कर देता है? बढ़ा दे। अब वोल्टेज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब ट्रेन दगदगा के चलती है, एकदम तगड़ा चलती है। इलेक्ट्रिक ट्रेनों की खराबी होती है, बड़ी हल्की होती है। जो इंजन होता है ना, हल्का होता है। अब एक ग्रीन कलर का इंजन बनाया है, सब नाम रखा तो उसका गजराज बोलते हैं, वैग 7, वैग 9, वैग 9। वो इतना मालगाड़ी को ढोती है, उस ये जो सामान वामान फ्रेट को लेके जो इतना पावरफुल है कि उसको रेलवे वाले हाथी कहते हैं, गजराज। लेकिन जब वो अपने पीछे इतना लोड ली रहती है कि जब खींचती है तो कई बार चक्का स्लिप हो जाता है, चक्का स्लिप होने लगता है। तो उस इंजन को भारी करने के लिए उसमें अलग से लोहा रखा गया है, भारी भारी लोहा, ताकि इंजन में क्या हो सके? भारी हो सके। हल्का रहेगा तो फिसल जाएगा ना, यहाँ बहुत तगड़ा होता है। तो रेल इंजन में, अच्छा, डीजल इंजन में झमेला होता है। डीजल इंजन में झमेला कि पहले डीजल रखने का व्यवस्था करो, नहीं समझे? डीजल रखने की व्यवस्था करो, फिर उस डीजल की सप्लाई की व्यवस्था करो, फिर इंजन, लाइनर, पिस्टन, और जब मूविंग पार्ट जितना ज़्यादा होगा उतना गंदगी, आवाज़, वाइब्रेशन, उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग, 75 को चीज़ था। अब बिजली वाले में ऊपर से लिया तार, OHE, ओवरहेड इक्विपमेंट, ऊपर से लिया तार सिंगल फेज, अंदर भेजा 3 फेज, उसको बदल दिया DC में, अब मोटर दे दिया DC को। अपना AC DC जहाँ ज़रूरत है उस हिसाब से चला दिया। बिजली बनाने की ज़रूरत नहीं, पावर बनाने की ज़रूरत नहीं ना है। डीजल इंजन में तो डीजल को जला के पावर बनाया जाता है, फिर उस पावर का इस्तेमाल करके ट्रेन को चलाया जाता है। इलेक्ट्रिक वाले में पावर बनाया है, लगाया ऊपर, बस यूज करना चालू कर दिया, यूज करना चालू कर दिया। इलेक्ट्रिक इंजनवा में बीचवा में गली होता है, रास्ता, जिससे क्लासवा के बीच में कैसे रास्ता है, इंजनवा के अंदर अंदर लोको पायलट घूमता है, तो डीजल वाले में घूमते। और डीजल इंजन में खोलने पे इतना ज़्यादा हीट रहता है, बहुत गर्मी रहती है इसमें। आगे बढ़ जाए। स्टेप अप स्टेप डाउन समझ में आ गया? जो बिजली घर में ट्रांसफार्मर होता है वो होता है स्टेप अप। जो दूर शहरों में बिजली भेजने के लिए होता है उसका होता है स्टेप अप। लेकिन जो हमारे मोहल्ले में ले आके लगाता है होता है स्टेप डाउन। ले आके उसको कम करके हम लोग को देता है, ज़्यादा करके देते तो तरतरा जाएगा, घर में हो जाएगा। तो जैसी ज़रूरत है, अगर ट्रांसमिट यानी भेजना है तो स्टेप अप, डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट होता है? नहीं होता है। वो पावर को क्या रखता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट रखता है। अगर ट्रांसफार्मर कमज़ोर पड़ गया,
ट्रांसफार्मर तो कमज़ोर नहीं पड़ता है, बल्कि यूजर्स की संख्या बढ़ जाती है। अब जैसे 100 मकान में एक ट्रांसफार्मर की, मान के चलिए गांव में कोई छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा दिया, उसकी क्षमता है 500 मकान या 100 मकान को झेल सकता है, और उसको फर्जी जोड़ ओढ़ के इतना चोरी उरी करके ज़्यादा कर देंगे, ट्रांसफार्मर थक जाएगा, हाँफ जाएगा, कहेगा दे इतना काम कराता है सब, हमको लाया था 100 गो घर के लिए, 500 घर चोरी से जला रहा है। ट्रांसफार्मर का लोड कम तो बाकी घर में वोल्टेज डाउन हो जाता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। इसलिए बिजली विभाग परेशान हो गई थी, तो उसने एरियल बाउंस केबल लगा दिए, एबीसी केबल। अभी पटना और बड़े शहरों में आप केबल देखिएगा ना तो कवर किया हुआ रहेगा ब्लैक कलर से, अब उसमें कहीं से फंसा नहीं सर, अब उसको बिजली विभाग वाला आएगा और वही आपको सप्लाई देगा। और नहीं तो अभी भी गांव में वो वाला है एल्युमिनियम वाला कि जहां बस हल्का सा मोड़िए ऐसे फंसा दीजिए। चेंज हो रहा है, हाँ नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, हाँ स्मार्ट मीटर हर जगह, गांव शहर हर जगह स्मार्ट मीटर लग रहे हैं सब। स्मार्ट मीटर में देखो, बिजली विभाग में जितना भैया कोई विभाग में, सब विभाग में भ्रष्टाचार है। सरकारी शब्द आते भ्रष्टाचार शुरू, तो उसमें क्या कहिएगा। एक बिजली विभाग के बहुत बड़े अधिकारी से हमारी बात हो रही थी, तो हम उनको कहें कि सर ये जो आप लोग बिजली का बिल भेजते हैं 3 हाथ का, ये पढ़ा लिखा आदमी को बुझेबे नहीं करता है, गांव के आदमी को क्या बुझाता होगा। तो कह रहे थे कि सर हमारी मजबूरी है ना, उसमें सब चीज़ लिखना पड़ता है। हम कहें कि अगवा लिखिए जो मेन चीज़ है, बाकी पिछवा चिपका दीजिए। इतने बड़का आप ले देते लिख देते, बुझेबे नहीं करता वहाँ पे। उसमें ये लिखा रहता है इतना तारीख को बिजली बिल दीजिएगा तो इतना होगा, और नहीं तो 1 हफ्ता बाद इतना, 15 दिन बाद इतना, 20 दिन बाद। अरे ये सब चीज़ को पीछे लिखो यार। बिजली बिल में चाहिए क्या, मीटर का नंबर, कंज्यूमर नंबर, नाम, कितने तारीख से कितने तारीख का ये बिल है, 15 अप्रैल से 15 मई, तो लिखे 15 अप्रैल से 15 मई, कितना यूनिट उठा, 1 यूनिट के हिसाब से इतना खर्चा, बाकी अपना पोथा पथरी बाहर लिखो। पूरा लिख के उसमें लगता है कि देखे वो लोग कि नहीं बिजली बिल कुछ बुझाता है, उसमें इतने बड़का निकाल के देता है, कुछ बुझेबे नहीं करता उसमें। आगे बढ़े। पहले चोरी वगैरह इजी हो जाता था, जब से ये एबीसी केबल आ गया, एरियल बाउंस केबल कवर किया हुआ, तब से चोरी नहीं होता है। चोरी को कम करने के लिए तो हम लोग में भी, गाँव में तो बहुत ऐसे होता था। गांव में पहले हम लोग के यहाँ फिक्स था कि बिजली विभाग से आता था, 200 रुपया लेके जाता था, और जो चीज़ जलाना है जलाइए, हीटर पे मन है तो हीटर पे पकाइए, आपका मन है तो एक इसरो का रॉकेट लाइए, अपने गाँव से लॉन्च कर दीजिए, बस बिजली विभाग वाले को ना 200 रुपया दे दीजिए। आप लोग के पता नहीं ऐसा सिस्टम गाँव में है कि नहीं है। अब तो नहीं होगा, अब तो स्मार्ट मीटर आ गए हैं, लेकिन पहले ये सब सिस्टम बहुत चलता था। 200 रुपया दीजिए, और आदमी जब 200 रुपया दे देता था ना, हीटर पे खाना बनाता था, बिजली वाला हीटर पे। बिल तो देना नहीं है, अपने यहाँ बिल नहीं देना है ना तो कुछ कर देगा। बिजली विभाग को फायदा में लाना, या बिजली विभाग के लिए सहूलियत, या हम सब के लिए सहूलियत का काम अगर किया किसी ने, तो जिसने एलईडी की खोज किया। नहीं तो 100 वाट वाला बल्ब हुआ, 100 वाट में एलईडी के जितना में एक पीला बल्ब जलाएगा उतना में एलईडी वाला 10 ठो जलेगा, क्योंकि 9 वाट का होता है, छोटका जो आप लगाते हैं ना 9 वाट का होता है। तो 9 11 9 99, तो 100 वाट का पियरका बल्ब जितना में जलता था उतना में 11 को जलेगा। सोचिए, एक घर में 11 को बल्ब बन तो पूरा घर में अजोर हो गया। सर स्मार्ट मीटर कैसे, स्मार्ट मीटर में थोड़ा बहुत ग्लिच आ जाता है कभी कभी, उल्टा सीधा भी बिजली बिल भेज देता है, उसको सुधरवाना जरूरी है। बिजली विभाग वाला जो था, एक आदमी का बिजली बिल भेजा था 25 की 30 लाख, अकार आवेदन लिख के दीजिए, हे ऑफिस वो ऑफिस जो दौड़ रहा था उसको नहीं बुझा रहा था। हमारे पास पटना में लॉकडाउन में जब ताला बंद था तो 1.5 लाख बिजली बिल आया।
ताला बंद था, 1.5 लाख हम दिए हुए हैं बिजली। ऐसा नहीं है कि हमारा वो मतलब अपने से बोल रहे हैं, उसका रिकॉर्ड है। हमको आया, कहा कि सर 70,000 रुपया दे दीजिए, सारा मैनेज करा देंगे। हम कहें कि देख, लॉकडाउन में तो एक तो बिजली था ही नहीं, हम लोग थे ही नहीं यहाँ, सब भाग गए थे लोग यहाँ से बंद करके। और तुम जो 70,000 दे रहा है, ये तो है करप्शन। तो हम 70,000 तुमको नहीं देंगे, 1.5 लाख जो तुम्हारा फर्जी है ना, हम वही दे देंगे। भले वो सरकार के खाते में चल जाएगा, सरकार इससे राशन वासन बांट देगी, लेकिन तोरा हम 70,000 नहीं देंगे। तो कह रहा था सर कि बेवकूफ़ हैं, 70,000 में सब मैनेज कर देते। तो हमें एक चीज़ ज्ञान हुआ कि सरकारी कर्मचारी जानबूझकर आपको फंसा देते हैं, सब जानबूझकर आपको ढा देंगे सब। आपको ज़रूरत है, मान के चलिए आधार कार्ड में तुरंत सुधार करने की, कोई आप फॉर्म भरे हैं या कोई वेरिफिकेशन आने वाला है, तो कहेगा कि हाँ 6 महीना में हो जाएगा, 2 महीना में हो जाएगा। वो जानबूझ के आपको फंसा देगा ताकि अब आप उसको कुछ पैसा दीजिए। हम देवे नहीं किए थे उसको, समझे। बिजली के कनेक्शन के लिए हम लोग को 6 महीना दौड़ाया था सब। हम 2 जनरेटर खरीद लिए थे, बड़का बड़का, वो टावरवा में जो लगाया जाता है, 2, लेकिन नहीं दिए रिश्वत। नहीं दिए। और हम बस इसी इंतज़ार में हैं कि अभी तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बिजली विभाग में हैं, लेकिन वो अभी उस पोजीशन पे नहीं है जिस पोजीशन पे चेंज ला सकते हैं। एक समय आएगा कि हम टिपैले हैं अपना 5-7 गो प्रिय चेला, और बिजली विभाग में है सब। जिस दिन वो डिसीजन मेकिंग में जाएगा सब, जिस दिन डिसीजन मेकिंग में जाएगा सब, उस दिन उन्हीं सबसे कहेंगे बाबू ऐसे ऐसे करना है इन सब को। बहुत खतरनाक है सब, मतलब जो आदमी नहीं जानता है उसको तो रुला देगा सब। हमरा से लिया सब जब 1.5 लाख रुपया हम दिए थे, हम हिसाब लेंगे उनके, छोड़ देंगे, हमारा पैसा रख लेंगे। 1.5 लाख का जितने साल बाद हिसाब हो, 20 साल बाद होगा तो 10% के ब्याज से जोड़ लेंगे लोग। नहीं समझ में आ गया? बिना मतलब का ये सब नौटंकी कर। हमको याद, हमें पिछले जन्म का बात याद है। इनको छोड़ देंगे। आगे बढ़े। ये किसी को कोई दिक्कत है? स्टेप अप और स्टेप डाउन में कोई दिक्कत? ट्रांसफार्मर समझ में आ गया? ट्रांसफार्मर में मेनली मायने रखता है कि दूसरी ओर यानी सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या कितनी है। बाबू श्याम सुंदर, कोई दिक्कत? अब हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या यानी नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल बटा नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू करेंट ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड करेंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। इतना बड़ा फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। हाँ, इसमें आपको यूज बस 2 होगा। वोल्टेज निकालना है तो इन दोनों का यूज, और धारा निकालना है तो इन दोनों का यूज। तीनों का एक साथ यूज नहीं होगा। याद कीजिए, ऐसे ही तो फॉर्मूला हम आपको बताए थे जब हम आपको थर्मामीटर बता रहे थे, तब C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K - 273/5 बराबर R/4। आप लोग आधा भुला के बैठ गए हैं, भूल गए होंगे लोग, जबकि उस समय पढ़ा रहे थे तो पूरा फॉर्मूला तक याद था कि ये फॉर्मूला बना कैसे था। रिवीजन नहीं करते होंगे लोग तो भूल जाते होंगे लोग। हम लोग भी भूल गए थे लॉकडाउन में, आधा लॉकडाउन में पढ़ाए नहीं थे तो भूल गए थे। इसलिए पढ़ते रहना आप लोग को। N2/N1 बराबर V2/V1 बराबर I1/I2 I1/I2 I1/। रेडी हैं? कोई भी न्यूमेरिकल बना देंगे? कोई न्यूमेरिकल बोलिए। एक ट्रांसफार्मर को 80 वोल्ट का 5/2 है। ट्रांसफार्मर अनुपात 5/2। देखो, ट्रांसफार्मर रेशियो R इज इक्वल टू होता है N2/N1 N2/N1। ट्रांसफार्मर रेशियो लिखा है, देखो तो लिखा है कि नहीं? फॉर्मूला लिखा है आप लोग में? देखिए बाबू, पहले आपको फॉर्मूला दिया है कि नहीं बन? हाँ, ऊपर दिया है। यहाँ पे S लिखा है और P लिखा है।
हम 2 और 1 लिखे हैं। देखो बाबू इधर समझो ध्यान से, हम 1 में उसने क्या लिखा है, प्राइमरी, और 2 को क्या लिखा है, सेकेंडरी। अब तो इतना समझते हैं ना। तो ट्रांसफार्मर रेशियो जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो। N2/N1 को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर रेशियो। तो कह रहा है एक ट्रांसफार्मर रेशियो 5/2 है, और उसे कितना वोल्टेज दिया जाता है, उसे 80 वोल्टेज दिया जाता है। वोल्टेज कितना दिया, 80। तो कह रहा है कितना वोल्टेज निकालेगा, यही ना, कितना वोल्टेज दिया है, 80, और कितना वोल्टेज निकालेगा। तो बताओ इधर देखो सब लोग, ट्रांसफार्मर रेशियो N2/N1 को ही ट्रांसफार्मर रेशियो कहते हैं। तो N2/N1 बराबर 5/2 है। कह रहा है कितना वोल्टेज देगा, V2 कितना होगा नहीं पता है, V1 कितना है, 80 है। V1 कितना है, 80। 2 एकम में 2 40 बार में गुणा करिएगा 200। V2 कितना वोल्ट, कितना वोल्ट, 200। कितना बढ़िया ट्रांसफार्मर है जी ये। कितना वोल्टेज दिए थे कितना, 80, और लेके आया, बढ़िया ट्रांसफार्मर है कि नहीं है, बहुत सही है ट्रांसफार्मर ये। तो वोल्ट निकालना सिंपल है कि नहीं, या तो N2/N1 दिया होगा, नहीं तो ट्रांसफार्मर रेशियो यही होगा। आगे बढ़े, निकल जाएगा कि नहीं। ट्रांसफार्मर को ही जब हम कपड़ा पहना देते हैं तो उसको स्टेबलाइजर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर उघारे है तो ट्रांसफार्मर, कपड़ा पहन लेगा स्टेबलाइजर। समझ आ गया। आपके घर में स्टेबलाइजर होगा, स्टेबलाइजर होगा ना, उसमें ऐसे ऐंठते होंगे, ऐंठते हैं तो पहली कुंडली के लिए ऐंठते हैं या दूसरी के लिए। अगर दाहिने की ओर ऐंठेंगे तो दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ जाए, कम करेंगे तो घट जाएगा। तो वोल्टेज बढ़ाना है तो ऐंठिए, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ जाएगा। और ऐंठना है तो और ऐंठिए, और कम करना है तो कम कीजिए। तो यानी ट्रांसफार्मर में अगर कोई भी चेंजिंग लाना है तो प्राइमरी पे वर्क करने की जरूरत है कि सेकेंडरी पर। सेकेंडरी पर जो स्टेबलाइजर होता है वो वोल्टेज बढ़ाने और घटाने का काम करता है। किसी को दिक्कत, आपके घर में भी स्टेबलाइजर होगा, अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो इसे बढ़ाते होंगे और घटाना है तो कम करते होंगे। तो वो किस कुंडली पे काम कर रहा है, प्राइमरी या सेकेंडरी। और बटनवा टूट जाता है तो पिलास से आदमी करता है, पिलास से धक्के ऐंठते रहता है, यहाँ पे ले ऐसे ऐंठेगा। अब तो वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है हर घर पे। नहीं तो एसी वाला में जितना नहीं चल रहा है एसी, मगर मौसम तो अभी ठंडा है। आज तो मौसम ठंडा है कि नहीं है, एसी इन लोग के लिए बढ़ाना पड़ेगा इस साइड में। आगे बढ़े। बिना एग्जॉस्ट के ही काम ही नहीं करेगा, और एसी कितना ठंडा करेंगे तुरंत एग्जॉस्ट फेंक देगा। हम तो सोच रहे हैं सबसे अच्छा क्लास ना बापू साहब भगा रहे। हाँ, वैसा क्लास रहे तो पढ़ाने में खूब मन लगेगा, पढ़ने में। नहीं समझे, वैसा ही हम सोचते हैं क्लासरूम बने। एगो तो इतना सस्ता फीस है, और उस पे से तुम लोग कहो बापू सभागार जैसे क्लास बनाने के लिए, जले पे नमक छिड़कता है तुम लोग। नहीं समझ में आ गया। लीज पे दे दे सरकार हम लोग को, खैर हम लोग को अलग चीज़ें, देखो हम लोग तो मैनेज कर लेते, समझो ध्यान से। ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास पैसे नहीं है, जैसे पॉकेट जी के ही है, 1 रुपया भी आया है लेकिन 12-14 लाख बिक गया, 14 लाख के आसपास। 10 लाख का तो हमको पहले से आता था, अभी तो 14 लाख किताब बिक गई। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन मार्जिन कितना रुपये है, 1 रुपये। तो हम लोग तो अपना काम कर लेते हैं। आप लोग को जब देखते हैं तो ये समझ में आता है कि आपने कुल खर्च का 10% ही शिक्षा पे किया है, बाकी तो रहने खाने में कर दिए। जबकि सरकार के पास इतना ज़्यादा ज़मीन है, फालतू ज़मीन है, कूड़ा फेंका जा रहा है, कुछ पे कर, सरकार उसी को कह दे, अलॉट कर दे कि एक काम कीजिए, आप हम ही से कर दे। जैसे मान के हमारे जैसे हज़ारों लोग हैं, ये ज़मीन है, इस पर आप लॉज बना दीजिए, बच्चों इस पर क्या बना दीजिए लॉज। अब बच्चों से 500 रुपया लीजिएगा। सरकार को क्या जा रहा है, बस एक वो आदेश पारित करना है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी भलाई सोचते होंगे, और ऐसा नहीं कि वो केवल शिक्षक होंगे,
बहुत सारे व्यापारी लोग भी हैं जो सोचते हैं, जो शिक्षा के महत्व को देखते हैं। आप लोग को देख क्या, आप लोगों से चर्चा नहीं होती, यहाँ बहुत सारे दुकान वाले मुसल्लापुर हाट पे, कपड़े वाले, किराने वाले कहते हैं कि सर किसी किसी लड़का विद्यार्थी को देखते हैं ना, 2 साल से बेचारा इधरे रह रहा है, तो बड़ी अफसोस लगता है, इन सब का कितना पैसा बर्बाद हो। अगर ऐसे लोगों को सरकार अलॉट कर दे तो ऐसे हजारों लोग आएंगे उसके लिए, और वो बना देंगे अपने पैसा से, और आप उनको 500 देंगे, आपको कितना हो जाएगा। और उस व्यक्ति को क्या है कि उसका तो ज़मीन लगा नहीं, किसको दिया, सरकार ने दिया, लेकिन इतना कौन ध्यान दे रहा है, वो भी बिहार में जात के नाम पे बंटने वालों, राजनीतिक गुलाम। हम लोग राजनीतिक गुलाम है, गुलाम। आपका मालिक कोई ना कोई पार्टी वाला होगा, बोलेगा हाँ तो आप बोलेंगे हाँ, उसका जूता आप अपना ताज समझ के रख लेंगे सर पे। बात करते हैं विकास की। हमारा बतिया थोड़ा आप लोग को खराब लगता होगा, हम नीम का पेड़ है, नीम का, समझ में आया ना, न स्वाद में न किसी चीज में, लेकिन हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारे से न कोई शुगर की बीमारी होगी न कुछ। फोड़ा फुंसी हो तो नीम का पत्ती छाप लो। होता है कि नहीं होता है, लेकिन बात तो तकलीफ, आप खुद से सोचिए, अगर ये चीज़ें हो जाएं तो आज चाहे वो पटना हो, चाहे वो कोटा हो, दिल्ली हो, वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2 गुनी हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि इन सब को पढ़ा देते हैं ना, तो ये हम ही को गरियाता है सब। पढ़ा लिखा इंसान किसी की गुलामी नहीं करता है। आगे बढ़े, तो ये स्टेबलाइजर आपके घर में है कि नहीं है? तो स्टेबलाइजर जो होता है, उसकी जो दूसरी कुंडली होती है, उसमें फेरों की संख्या हम अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो उसमें परिवर्ती होती है, चेंजिंग हो सकता है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर बनाया जाता है उसमें नहीं होता, फिक्स कर दिया कि इसमें बढ़ेगा और घटेगा। अब मान के चलिए कि कोई ट्रांसफार्मर है जिसके दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, वो वोल्टेज को बढ़ाएगा और गलती से पहले ही से बढ़ल चलाया, और उसका काम था बढ़ाना, और पहले ही से बढ़ल चलाया, लहक जाएगा। इसलिए ट्रांसफार्मर को कहिए, देखिएगा भमक जाता है, कहता है कि हम तो बढ़ाने के लिए हैं तो बढ़ले चलाया यहाँ पे, तो ट्रांसफार्मर लहक जाता है। आपके घर में स्टेबलाइजर होगा, स्टेबलाइजर में भी अमूमन इंसान वोल्टेज बढ़ाने के लिए यूज करता है, तो उसके आदमी सेट किया रहता है कि दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, और कभी कभी वोल्टेज में ज़्यादा चलाता है तो ऑटो कट हो जाता है, ऐसे नीचे गिर जाता है, कप कपाने लगता है कि रे बंद कर रहे ना तो अबे भड़क जीतू। स्टेबलाइजर को देखिए ना, ये जो स्टेबलाइजर लगा है एसी के बगल में, ये ऑटोमेटिक होता है। वोल्टेज आएगा, अगर कम रहेगा तो दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देगा, और ज़्यादा रहेगा तो घटा देगा। तो जो मैनुअली काम करते थे वो क्या हो गया है, ऑटोमेटिक हो गया। अब कौन जाके बार बार उसको सही करेगा एक बार। स्टेबलाइजर अगर नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत होगा, एसी को कोई खास दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिस दिन वोल्टेज ज़्यादा आया उस दिन ले जाएगा 50-60 हज़ार वाला एगो एसी धन दे, और ऐसा जितना लगा है मारेगा, उस दिन 5-7 लाख का चूना लगा देगा। तो उससे अच्छा भाई 5-5 हज़ार का स्टेबलाइजर आता है, सब में एक ठो लगा देते हैं, सब में एक ठो लगा देते हैं, उड़ेगा तो 5,000 का स्टेबलाइजर में ना उड़ेगा, और स्टेबलाइजर उड़बे नहीं करेगा, वो ऑटो कट हो जाएगा। वो तो अपने को सरेंडर बोल देगा, युद्ध नहीं होगा, हार गए हार गए। नहीं समझ आ गया, वो फरियाई नहीं करता है, तुरंत सरेंडर बोल जाता है। आई एसी उसी को अगर डायरेक्ट जड़ देंगे तो ये सब सरेंडर नहीं बोलता है, चल तो हम मालिक को गर्मी लग रहा है। मालिक को गर्मी लग रहा है, अपने लग जाएगा, लेकिन सरेंडर नहीं करेगा। इसलिए स्टेबलाइजर लगाया जाता है, सेफ्टी पर्पज और वोल्टेज कंट्रोल दोनों का काम हो जाता है स्टेबलाइजर का। समझ में आ गया? बाय दी वे मान के चलिए ऑटो कट नहीं हुआ या कुछ भी हुआ, उड़ा तो भैया जाएगा तो एक स्टेबलाइजर है ना जाएगा। 50,000 की तुलना में 5,000 तो कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी वाली चीज होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे मंडे को।